आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आपके हाथ में जो स्टील की चम्मच है या जिस एल्यूमिनियम फॉइल में खाना पैक होता है, उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। वो हमेशा से ऐसी तो नहीं थी। वो कभी एक पत्थर का, एक चट्टान का हिस्सा थी। आज हम उसी कहानी की गहरी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, एक साधारण से दिखने वाले पत्थर से एक उपयोगी धातु तक के सफर की। और इस सफर के लिए हमारा गाइड है एनसीईआरटी कक्षा 10 की विज्ञान की किताब का एक हिस्सा। जी हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि किसी धातु को पत्थर से बाहर निकालने का तरीका उसकी अपनी शख्सियत, मतलब उसकी रासायनिक क्रियाशीलता पर कैसे निर्भर करता है। ये तो एक तरह की जासूसी लग रही है, जिसमें हर धातु के लिए अलग सुराग इस्तेमाल होता है। आप कह सकते हैं। बहुत खूब। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सब धातुएं, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, आखिर आती कहाँ से है? क्या ये जमीन में ऐसे ही मतलब तैयार मिलती हैं? नहीं, इसका सबसे बड़ा खजाना तो है पृथ्वी की ऊपरी परत, यानी अर्थ्स क्रस्ट। अच्छा। हाँ, कुछ धातुएं समुद्र के पानी में भी घुली हुई मिलती हैं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम। लेकिन ज्यादातर के लिए हमें जमीन ही खोदनी पड़ती है। तो जमीन के अंदर ये किस रूप में होती हैं? जमीन के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले किसी भी तत्व या यौगिक को हम खनिज या मिनरल कहते हैं। ठीक है, तो जमीन से जो कुछ भी निकला वो खनिज है। लेकिन मैंने अयस्क या और शब्द भी सुना है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या हर खनिज से धातु निकाली जा सकती है? मतलब अगर मुझे कोई पत्थर मिले जिसमें थोड़ा सा लोहा हो, तो क्या मैं उससे लोहा निकाल सकती हूँ? देखिए, आपका सवाल ही इस पूरे उद्योग का आधार है। हाँ, आप उस पत्थर से लोहा निकाल तो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा करना फायदेमंद है? फायदेमंद मतलब पैसों के लिहाज से? बिल्कुल। कुछ खनिजों में किसी खास धातु की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मान लीजिए 70%, और कुछ में सिर्फ 2%। जाहिर है। तो 70% वाले खनिज से धातु निकालना आसान और सस्ता होगा। ऐसे ही फायदेमंद खनिजों को अयस्क या ओर कहा जाता है। अच्छा, तो ये पूरा मामला अर्थशास्त्र का है। मतलब हर अयस्क एक खनिज तो है, जी। लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं बन पाता। अयस्क एक तरह का वीआईपी खनिज है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। एक वीआईपी खनिज जिससे धातु निकालना मुनाफे का सौदा हो। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? बिल्कुल। एल्यूमिनियम को ही लीजिए। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातुओं में से एक है, और मिट्टी है हर कण में, यानी चिकनी मिट्टी में भी मौजूद है। हर जगह है मतलब? हाँ, लेकिन हम मिट्टी से एल्यूमिनियम नहीं निकालते। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें से इसे निकालने का खर्च बहुत ज्यादा आएगा। हम इसे निकालते हैं बॉक्साइट नाम के एक खास अयस्क से, क्योंकि बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उससे निकालना आर्थिक रूप से संभव है। एकदम सही। समझ गए। तो हमने सही और फायदेमंद पत्थर यानी अयस्क ढूंढ लिया। लेकिन मुझे लगता है कि हर पत्थर का ताला खोलने की चाबी एक जैसी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ धातुएं आसानी से बाहर आ जाती होंगी, कुछ बहुत जिद्दी होंगी। किताब में सक्रियता श्रेणी का जिक्र है। क्या यही वो मास्टर की है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सक्रियता श्रेणी ही इस पूरी प्रक्रिया का रोड मैप है। ये धातुओं की एक लिस्ट है जिसमें उन्हें उनकी रिएक्टिविटी, मतलब दूसरी चीजों से प्रतिक्रिया करने की क्षमता के घटते क्रम में रखा गया है। अच्छा। कुछ धातुएं बहुत शांत स्वभाव की होती हैं और कुछ बेहद गुस्सैल और प्रतिक्रियाशील। इसी आधार पर हम धातुओं को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। तो पहली श्रेणी में कौन है? शांत स्वभाव वाले? हाँ, सबसे नीचे आते हैं कम क्रियाशीलता वाले, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम। ये इतने शांत और गैर प्रतिक्रियाशील होते हैं कि प्रकृति में अक्सर मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था मतलब ये किसी के साथ जुड़े नहीं होते, लगभग शुद्ध रूप में मिलते हैं। अरे वाह! तो शायद इसीलिए प्राचीन सभ्यताओं ने सबसे पहले सोना और चांदी ही खोजे होंगे। उन्हें इसे निकालने के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, अब आइए बीच की श्रेणी पर। ठीक है। ये है मध्यम क्रियाशीलता वाली धातुएं, जिंक, लोहा, लेड, कॉपर। ये न बहुत शांत है न बहुत गुस्सैल, इसलिए ये प्रकृति में अपने यौगिकों के रूप में मिलते हैं, किसी न किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ी हुई। जी, ज्यादातर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में। और सबसे ऊपर वाले, वो तो फिर सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होंगे? बिल्कुल। सबसे ऊपर है उच्च क्रियाशीलता वाली धातुएं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम।
ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि इन्हें आप प्रकृति में कभी अकेला नहीं पाएंगे। ये हमेशा किसी के साथ बंधन में रहती हैं? हमेशा, और बहुत मजबूत बंधन में। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। आपने कहा ऑक्साइड बहुत आम है। ऐसा क्यों है? मतलब सल्फाइड या कार्बोनेट के मुकाबले ऑक्साइड इतने ज्यादा क्यों? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। ऑक्सीजन एक बहुत ही क्रियाशील तत्व है और पृथ्वी पर यह बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो जब अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी बन रही थी तो इस ऑक्सीजन ने एक तरह से धातुओं पर हमला किया और उन्हें ऑक्सीडाइज करके उनके ऑक्साइड में बदल दिया। अच्छा, तो आज हमें जो अयस्क मिल रहे हैं वो असल में अरबों साल पुरानी एक रासायनिक जंग का नतीजा है। आप ऐसा कह सकती हैं। कमाल है। तो इसका मतलब हर श्रेणी की धातु को उसके यौगिक से छुड़ाने का तरीका भी अलग होगा? एकदम सही। जो जितनी मजबूती से बंधा है उसे छुड़ाने में उतनी ही ज्यादा मेहनत लगेगी। तो चलिए सबसे मुश्किल केस से शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं, सोडियम या एल्यूमिनियम? हाँ, इनका बंधन इतना मजबूत होता है कि इन्हें सामान्य तरीकों से जैसे कार्बन के साथ गर्म करके अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर इनके लिए क्या तरीका है? इनके लिए हम विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में एक ब्रूट फोर्स तरीका है। ब्रूट फोर्स मतलब आप उस मजबूत जोड़ी को तोड़ने के लिए बिजली का जबरदस्त झटका देते हैं। उनके पिघले हुए यौगिक में से करंट पास किया जाता है जो उन्हें जबरदस्ती अलग कर देता है। बिजली का झटका, इसका मतलब इसमें बहुत ऊर्जा लगती होगी। बेहिसाब। यही वजह है कि एल्यूमिनियम जैसी धातुएं बनाने में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। अच्छा, आपको शायद हैरानी हो, दुनिया की कुल बिजली उत्पादन का लगभग 3 से 4% हिस्सा सिर्फ एल्यूमिनियम बनाने में चला जाता है। बाप रे। चलिए अब उस मिडिल क्लास की बात करते हैं, बीच वाली धातुएं जैसे लोहा और जिंक। हाँ, इनका रास्ता थोड़ा लंबा है। ये अक्सर सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों के रूप में मिलती हैं। ठीक है। तो हमारा पहला काम होता है इन्हें किसी भी तरह ऑक्साइड में बदलना। ऑक्साइड में क्यों बदलना है? क्योंकि ऑक्साइड से धातु को अलग करना ज्यादा आसान और सस्ता होता है। अच्छा, तो ये एक अतिरिक्त कदम आगे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए है। बिल्कुल। तो अगर अयस्क सल्फाइड है तो उसे हवा की मौजूदगी में तेज गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन या रोस्टिंग। भर्जन। और अगर कार्बोनेट अयस्क हो तो? अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसे सीमित हवा में या बिना हवा के गर्म करते हैं। इसे निस्तापन या कैल्सिनेशन कहते हैं। भर्जन और निस्तापन। हाँ, मजे की बात यह है कि दोनों ही प्रक्रियाओं का अंत धातु के ऑक्साइड पर होता है। तो ये भर्जन और निस्तापन ये असल में अयस्क को पकाने जैसा है, जैसे किचन में कोई रेसिपी बना रहे हो। हाँ, आप बिल्कुल कह सकती हैं। ये मेटलर्जी की अपनी रेसिपी है, बस यहाँ ओवन का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। बाप रे। तो एक बार हमें ऑक्साइड मिल गया, फिर हम उसका अपचयन या रिडक्शन करते हैं, यानी उसमें से ऑक्सीजन को हटाते हैं। और वो कैसे? इसके लिए आमतौर पर कार्बन का इस्तेमाल होता है, जो ऑक्सीजन का भूखा होता है। जब ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेता है और हमें धातु मिल जाती है। समझ गए। और अब सबसे आसान रास्ता, जो सबसे नीचे है, कम क्रियाशीलता वाली धातुएं। इनका रास्ता सबसे सरल है। ये अक्सर सल्फाइड अयस्कों के रूप में मिलती हैं। जी। जब इनके सल्फाइड अयस्कों को सिर्फ हवा में गर्म किया जाता है, यानी भर्जन किया जाता है, तो ये सीधे धातु में बदल जाती हैं। अच्छा, इन्हें ऑक्साइड में बदलने और फिर अपचयन करने के लंबे रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। एक सवाल जो अब तक मेरे मन में था, जब खदान से ये अयस्क निकाला जाता है तो क्या ये साफ सुथरा पत्थर होता है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। खदान से निकला अयस्क कभी भी साफ नहीं होता। उसमें मिट्टी, रेत, कंकड़ पत्थर जैसी ढेरों अशुद्धियां मिली होती हैं। एक मिनट, क्या कहा? गैंग? हाँ, गैंग, GANGUE। क्या शानदार शब्द है। तो अयस्क के साथ उसकी अपनी एक विलन गैंग भी आती है। मिट्टी, पत्थर, रेत। बिल्कुल। और हमारा पहला काम हीरो की तरह अयस्क को इस गैंग के चंगुल से छुड़ाना है। बिल्कुल। और इस छुड़ाने की प्रक्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण या एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहते हैं। ये तो बिल्कुल सब्जी बनाने से पहले उसे धोने जैसा हुआ। हाँ, वही पहला कदम है। अयस्क से गैंग को हटाना बहुत जरूरी है, वरना हम धातु के साथ साथ इन सारी अशुद्धियों को भी गर्म करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहेंगे। तो ये सफाई कैसे होती है? इसके लिए अयस्क और गैंग के गुणों में जो अंतर होता है उसी का फायदा उठाया जाता है। जैसे हो सकता है कि अयस्क भारी हो और गैंग हल्का, तो उसे पानी की तेज धार से धोकर अलग कर सकते हैं। ओके। या कभी-कभी अयस्क चुंबकीय होता है और गैंग नहीं,
तो एक बड़े से चुंबकीय पहिए का इस्तेमाल होता है। हर अयस्क के लिए अलग तकनीक है। तो अगर हम आज की इस पूरी कहानी को समेटें तो हमने एक पत्थर से धातु तक का पूरा सफर देखा। ये जमीन के अंदर से एक खास अयस्क चुनने से शुरू होता है जो कि एक फायदेमंद खनिज है। फिर उसे गैंग-नान की अशुद्धियों से साफ किया जाता है। और उसके बाद असली खेल शुरू होता है जो सक्रियता श्रेणी के नियमों पर चलता है। जो धातु जितनी ज्यादा क्रियाशील, उसे अलग करने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और जटिल तकनीक। बिल्कुल। सबसे ऊपर वालों के लिए बिजली का झटका यानी विद्युत अपघटन, बीच वालों के लिए एक लंबी रेसिपी, भर्जन या निस्तापन और फिर अपचयन। हाँ, और सबसे नीचे वालों के लिए सबसे आसान तरीका सिर्फ भर्जन। हमने ये भी जाना कि किसी खनिज को अयस्क तभी कहा जाता है जब उससे धातु निकालना लाभदायक हो। इससे एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। और वो सवाल भविष्य से जुड़ा है। कैसे? आज हम टेक्नोलॉजी में लगातार तरक्की कर रहे हैं, ऊर्जा के नए और सस्ते स्रोत खोज रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी। जी। ऐसे में सोचिए, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जिन खनिजों को आज हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे धातु निकालना बहुत महंगा है, हाँ, कल उन्हीं से धातु निकालना फायदेमंद हो जाए। हो सकता है कि भविष्य की सबसे बड़ी खदानें आज के कचरे के ढेरों में या उन बेकार पत्थरों में छिपी हों। वाह, इस पे सोचने लायक है।